हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमें अक्सर ये बात देखने को मिल रही है कि चाहे भारत के अंतर्गत हो या विश्व के स्तर पर देखें तो एक बीमारी का या फिर एक संक्रमण का इलाज ठीक तरह से हो नहीं पाता और दूसरी एक नई बीमारी के बारे में पता चल जाता है। तो हाल ही में एक नई बीमारी का नाम सामने आया है, एक तरह का नया संक्रमण का पता चला है जिसका नाम है टमाटर फ्लू। तो टमाटर फ्लू को लेकर अब केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और एक ऐसा दौर जब कोविड-19, इसके अलावा मंकी पॉक्स और बहुत सारे जाने कितने कितने तरह के वायरसेस और बैक्टीरिया से होने वाले रोग इस वक्त विश्व के स्तर पर और भारत के स्तर पर हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इस तरह के नाम अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा के लिहाज से या फिर हमारे सामान्य जीवन में भी जानने के लिहाज से। तो आज का टॉपिक है, केंद्र सरकार ने टमाटर फ्लू के लिए जारी की एडवाइजरी। अब ये टमाटर फ्लू क्या है, किस तरह का रोग है, किस तरह का संक्रमण है, क्या इलाज हो सकता है, केंद्र सरकार ने क्या एडवाइजरी जारी की है, आज हमारा इस पर फोकस रहेगा। तो न्यूज आई है, व्हाट इज टमाटो फ्लू एंड द एंटेरोवायरस दैट मे बी कॉजिंग द आउटब्रेक। तो इसका जो प्रसार है, संक्रमण किसका, टोमेटो फ्लू का, तो किस तरह से हो रहा है, इसके लिए एंटेरोवायरस की बात की गई है। तो एंटेरोवायरस क्या होते हैं, इसकी चर्चा इसके संबंध में क्यों की जा रही है, इसको देखेंगे। डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस में अभी हम वर्तमान स्थिति को देखते हुए टमाटर फ्लू के बारे में जानेंगे। क्या संभावना जताई जा रही है, किस वजह से ये हो सकता है, ठीक, और क्या संक्रमण वाकई फैल रहा है तो क्यों फैल रहा है, या फिर पता कैसे चल रहा है, इसका क्या रोगजनक है, इलाज क्या हो सकता है, और सवाल प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्तर पर आप सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 के अंतर्गत, 2 के अंतर्गत जोड़ करके देख सकते हैं। 2 में जोड़ लेंगे हम गवर्नेंस से, सरकारी नीतियों से, सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों से, एडवाइजरी से, और बाकी हेल्थ और बीमारियों के कारण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी, या फिर जो स्वास्थ्य वाला पोर्शन है उससे भी जोड़ करके हम देख सकेंगे। ठीक, चलिए। तो 4 राज्य हैं जहां पर इसकी सूचना दी गई है। वर्तमान स्थिति को देखें, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और ओडिशा। साथ ही यहाँ पर केरल का जो नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले इसके मामले केरल में ही देखने को मिले थे। ठीक, तो केरल एक तरीके से इसकी शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है और केरल में इसके लगभग 80 से ज्यादा मामले अब तक देखे जा चुके हैं। और उसके बाद तमिलनाडु में भी फैला, अलर्ट जारी किया गया, हरियाणा में और अब ओडिशा में भी इससे कुछ मामले सामने आए हैं अभी तक। इसके अलावा हो सकता है किसी और राज्य से भी फिर सामने आए जब तक हम इस प्रोग्राम को शूट कर रहे होंगे। ठीक, उसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर संक्रमण की रोकथाम, इसके परीक्षण और इसके उपचार के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि लोगों के बीच में पैनिक ना फैले और एक गाइडलाइन के तौर पर ये निर्देश रहें कि अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक, इसके अलावा लैंसेट रेस्पिरेटरी मेडिसिन जर्नल में भी इससे जुड़ी कुछ जानकारियां प्रकाशित की गई हैं, वो भी एक तरह से शोध कर रहे हैं। तो केरल में बीच बीच में ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन जब लैंसेट में भी इसके बारे में जानकारी दी गई तब फिर ये मामला थोड़ा हाईलाइट हुआ और अब इसके मामले भी देखने को मिले। तो टमाटर फ्लू दरअसल क्या है, तो टमाटर फ्लू की पहचान सबसे पहले केरल के कोल्लम जिले में 6 मई को हुई थी। ठीक, कोल्लम जिले में इसी साल। अब शोधकर्ता हैं, उनका कहना क्या है कि ये जो टमाटर फ्लू है ये संभावित रूप से एंटेरोवायरस के एक समूह के कारण फैल रहा है। ठीक, तो एंटेरोवायरस क्या होता है, ऐसे वायरस का समूह जो दरअसल आंत से संबंधित होता है, जो आंत के माध्यम से प्रसारित होने वाला वायरस है मनुष्य के अंतर्गत। ठीक, हाथ पैर और मुंह की बीमारी का एक प्रकार है। हाथ पैर और मुंह की बीमारी, इसको क्या कह रहे हैं, HFMD यानी हैंड फुट माउथ डिजीज, एक प्रकार है इस तरह की बीमारियों का जिसमें कई तरह की चीजें आती हैं। तो हैंड फुट और माउथ डिजीज एंटेरोवायरस के अंतर्गत होती है और इसमें तरह तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं। ठीक, तो लक्षणों की अगर बात करें तो सबसे पहले दिक्कत ये आती है कि इसको पहचाना कैसे जाएगा, कुछ लक्षण जब होंगे तभी पता चलेगा। लक्षण इतने सामान्य हैं जो अन्य कई बीमारियों से भी मिल सकते हैं, डेंगू से मिल सकते हैं, मलेरिया से मिल सकते हैं। हल्का बुखार, भूख कम लगना, मनुष्य बीमार फील करेगा, अक्सर गले में खराश हो जाएगी, 1-2 दिन बाद शरीर में लाल रंग के चकत्ते या रैशेस निकल आएंगे। ठीक, छोटे छोटे। फिर कुछ दिन बाद वही जो रैशेस होंगे वो बड़े हो जाएंगे, फफोले जैसे या फिर अल्सर के जैसे दिखाई देंगे। इसका जो नाम कह रहे हैं ना टमाटर फ्लू, वो दरअसल इसलिए आया है क्योंकि जो रैशेस होंगे या फिर रैशेस आगे चल करके जिस तरह के छाले या फफोलों में बदल जाएंगे तो वो टमाटर जितने बड़े बड़े हो जाएंगे और फिर टमाटर जैसे लाल रंग के दिखाई देंगे, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, टमाटर फ्लू। अब इसके अलावा
जीभ में, मसूड़ों में, गालों में, हथेलियों में और तलवों के अंदर घाव जैसे भी हो जाएंगे। इसके बाद थकान, मतली, उल्टी, दस्त, बुखार, डिहाइड्रेशन, जोड़ों की सूजन, शरीर में दर्द और सामान्य जैसे इन्फ्लुएंजा के लक्षण होते हैं वैसे लक्षण दिखाई देंगे। तो इस बारे में ये पहचान पाना कि यही बीमारी हुई है थोड़ा सा कठिन है, अभी हम आगे बात कर लेंगे। इसके अलावा जैसे मंकी पॉक्स की बात आती है, मंकी पॉक्स में भी कुछ इसी तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो मंकी पॉक्स से क्या ये अलग है या मंकी पॉक्स के जैसा ही है, ये भी एक सवाल बनता है। ठीक, तो संभावना ये जताई गई है कि इसको कॉक्ससेकी वायरस के अंतर्गत शामिल किया गया है और एंट्रोवायरस से होने वाला एक तरह का HFMD हो सकता है, एक संभावना ये है। दूसरी संभावना जो लैंसेट ने बताई है, लैंसेट का कहना है कि वायरल संक्रमण नहीं है ये। ठीक, वायरल संक्रमण के बजाय चिकनगुनिया या डेंगू जब किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को हो जाए तो उसके बाद के जो लक्षण हैं, बाद के प्रभाव हैं, उसके रूप में इसको देखा जाना चाहिए। ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वायरल HFMD का एक रूप है, एक तरह का नया प्रकार आ गया है। ठीक, और इसकी जो संभावनाएं देखी जा रही हैं इससे प्रभावित होने की, 1 से 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। वयस्कों में क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन इसकी स्थिति तब है जब उनका जो इम्यून सिस्टम है या प्रतिरक्षा तंत्र है वो मजबूत ना हो, तो उनको भी हो सकता है। बच्चों को शिकार इसलिए आसानी से बनाया जा सकता है और बनाया भी जा रहा है। इस बीमारी का प्रमुख जो प्रभाव है बच्चों पर ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चों का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता और शुरुआत में वो किसी भी तरह के खतरे को झेल पाने में भी इतने सक्षम नहीं होते शरीर की वजह से। दूसरी बात कि उन्होंने अपने जीवन काल में इतनी ज्यादा इस तरह की बीमारियों को भी नहीं झेला होता है, जिससे कि ताकि वो इनके प्रति किसी तरह की इम्यूनिटी डेवलप कर पाए। ठीक, इस वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट इनके ऊपर देखने को मिलता है। तो मुंह के अंदर छाले, जीभ में छाले, कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। अब एक सवाल ये हुआ कि क्यों फैल रहा है फिर इसका संक्रमण। ठीक, तो एक बात निकल करके ये आई कि संक्रमण फैल रहा है, ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि अब हमारा ध्यान इस तरह के संक्रमणों पर जाना बढ़ गया है। ठीक, और इस साल अधिक मामले जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह स्कूलों का खुलना भी देखा गया है कि अब स्कूल खुल गए हैं तो बच्चों के बीच में इस तरह का संक्रमण एक दूसरे से भी हो सकता है। अब पहली बात जो आती है जहां पर कहा गया है कि संक्रमण बढ़ भी सकता है या फिर बढ़ा हुआ दिख सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कोविड-19 के बाद से वायरल संक्रमण को लेकर के हम सब ज्यादा सचेत हो गए हैं और इससे जुड़ी जो भी कोई बात आती है तो हम तुरंत उसको दिखाने के लिए जाते हैं। इसके अलावा कोविड-19 के बाद इससे जुड़े परीक्षणों को भी बढ़ावा मिला है और देश भर में वायरोलॉजी लैब स्थापित की गई हैं। ठीक, लेकिन अभी भी बड़ी समस्या यही है कि इस बीमारी के बारे में पता करना एक चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि ये बीमारी के जो लक्षण है बहुत स्पष्ट नहीं होते। मतलब इस तरह के लक्षण जो है अन्य बीमारियों में भी होते हैं, तो ये पता कर पाना कि वाकई में ऐसी कोई बीमारी हो रही है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। रोगजनक की बात करें तो रोगजनक क्या हो सकता है? अब जो केरल में लक्षण आए थे, केरल में जब इस तरह के लक्षण देखे गए तो फिर उसको डायग्नोस किया गया। ठीक, उससे जुड़े संक्रमण का जब अध्ययन किया तो पता चला कि वर्तमान जो HFMD के मामले हैं वो मुख्य रूप से कॉक्ससेकी वायरस A6 और A16 दो नाम आएंगे, इसकी वजह से हो रहे हैं, या फिर एक और नाम आता है एंट्रोवायरस 71, इनकी वजह से हो रहे हैं। अब जो कॉक्ससेकी वायरस है उसकी वजह से हो सकते हैं, लेकिन जो एंट्रोवायरस 71 है उसके बारे में खास बात यह है कि वो बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। और अच्छी बात भी इसलिए कही गई है क्योंकि ये प्रचलित नहीं है, क्योंकि इससे गंभीर तंत्रिका संबंधी लक्षण विकसित हो सकते हैं। मनुष्य का जो न्यूरॉन्स सिस्टम है वो प्रभावित हो सकता है और मस्तिष्क में गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, मस्तिष्क में सूजन आ सकती है। इसलिए अगर ये वाला है तब तक तो ठीक है, यहाँ वाले की वजह से अगर हो रहा होगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और कई ऐसे मामले अगर देखने को मिलेंगे तो फिर ये हो सकता है। अब सवाल होता है कि इसका फिर इलाज क्या है और केंद्र ने क्या एडवाइजरी जारी की है जहां से हमने इसको शुरू किया था। ठीक, तो बीमारी के बारे में पता चल गया, लेकिन जो बड़ी बात है केंद्र सरकार की तरफ से ये पता चला है स्वास्थ्य मंत्रालय से कि ये स्वसीमित वायरल बीमारी है, मतलब कि सेल्फ लिमिटेड है। जब भी बीमारी होगी कुछ दिनों तक लक्षण रहेंगे, इसके जो प्रभाव है वो देखने को मिलेंगे और फिर अपने आप वो ठीक भी होने लगेंगे। तो लगभग 99.99% मामलों में ऐसा देखा गया है कि सेल्फ सीमित वायरल बीमारी के रूप में ही इसको वर्गीकृत कर पा रहे हैं, यानी लक्षण कुछ दिन बाद ठीक हो जाएंगे। अब एक सवाल जो ये पूछा गया था कि क्या ये कोविड-19 जैसे लक्षण हैं, मंकी पॉक्स इसकी वजह हो सकता है, डेंगू हो सकता है या चिकनगुनिया हो सकता है, तो जवाब ये आया कि ये इनसे संबंधित नहीं है।
ठीक, यानी कि जब कोविड-19 के बारे में परीक्षण कर लिया गया, मंकी पॉक्स का कर लिया गया, डेंगू, चिकनगुनिया सबका परीक्षण कर लिया गया और पता चला कि इनमें से संबंधित कोई बीमारी नहीं है, तब फिर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अब टमाटर फ्लू जैसी कोई बीमारी हो सकती है। ठीक, यानी कि इसके लिए अब कोई रोग विशिष्ट दवाएं भी उपलब्ध नहीं है, अभी तक कोई टीका भी डेवलप नहीं किया गया है जिससे इसको ठीक किया जा सके, लेकिन अच्छी बात है कि खुद से ही ठीक हो जा रहा है और अन्य वायरल संक्रमणों के समान भी इसका उपचार करने को बताया गया है कि जो जैसे बाकी के वायरल संक्रमण होते हैं वैसे ही इसको भी ट्रीट करना होगा। तो जैसे आइसोलेशन है, किसी भी व्यक्ति को या किसी बच्चे को जैसे ही इसके बारे में पता चले तो फिर उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। ठीक, 48 घंटे के बाद इसका जो जांच के लिए जो नमूने हैं गले से या फिर मल के नमूने भेजे जा सकते हैं, उसके बारे में पता चल जाएगा। दूसरी बात, रेस्ट करना होगा, तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। जलन और चकत्ते अगर हो जाते हैं तो उससे राहत के लिए गुनगुने पानी से संबंधित एक स्पंज ले लें या कोई कपड़ा ले लें और फिर उसको उन घावों के ऊपर डालें या फिर कोई जो डॉक्टर जिस तरह से रिकमेंड करे उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रोकथाम के लिए कुछ बातें इसमें कही गई हैं, जैसे सबसे पहले स्वच्छता का विशेष ध्यान देना होगा, साफ सुथरा जो सरफेस है वो बना रहे, छोटे बच्चे अगर मौजूद हैं जिस सरफेस पर खेल रहे हैं वो साफ बना रहे, बच्चे एक दूसरे की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, यदि कोई बच्चा संक्रमित हो जाता है तो उसके खिलौने, उसके कपड़े या फिर बाकी चीज़ें जो वो इस्तेमाल करता है वो किसी दूसरे बच्चे के साथ साझा ना करें। एक गाइडलाइन ये भी है कि जो छोटे बच्चे मुंह में अंगूठा डाल लेते हैं तो वो भी ना डालें। इसके अलावा अगर किसी की नाक बह रही है तो रूमाल का इस्तेमाल करें और HFMD मुख्य रूप से 10 साल तक के या 10 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन वयस्कों में भी इसकी संभावना हो सकती है। ठीक, तो इस टॉपिक से जुड़ी बेसिक जानकारी है जो उसके बारे में आपको सामान्य नागरिक के नाते भी अवेयर होना चाहिए और परीक्षा के लिहाज से अगर कोई सवाल बने तो उसके लिए भी आपको अवेयर होना चाहिए। तो एक सवाल देखें जो कि प्रीलिम्स के स्तर पर बनाया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, टमाटर फ्लू के अधिकतर मामले वयस्कों में देखे जा रहे हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, वर्तमान HFMD मामले मुख्य रूप से कॉक्सेकी वायरस से संबंधित बताए गए हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका जवाब दीजिए। फिर बढ़ें मेंस के सवाल पर। तो बीते दिनों से टमाटर फ्लू के कई मामले देखने को मिले हैं, उन कारणों की पड़ताल कीजिए जिसके चलते बच्चे इस बीमारी से अधिक प्रभावित हुए हैं। हमने डिस्कशन में बात की। ठीक, 150 शब्दों में इसे लिखने का आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक, तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ जिस पर हमारा फोकस रहेगा। पढ़ते रहिए। शुक्रिया।